हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस का प्रैक्टिस से 29 करेंगे और टोटल प्रश्नों को जो हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में वो करेंगे 20 प्रश्न। और आपका जो सिलेबस है जनरल साइंस का 20 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और आपको बता देते हैं कि आपका परीक्षा का जो डेट है वो 12/4/2026 को निर्धारित है। झारखंड के 8 जिलों में आपका परीक्षा होने वाला है। अगर यदि आप एग्जाम से रिलेटेड आप ये वीडियो नहीं देखे हैं कि परीक्षा आपका कब होगा और कौन कौन सा जिला में होगा, तो हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल जो हमारा स्टार्ट होगा 91 नंबर से और आपका भी जो परीक्षा में रहेगा 91 नंबर पे ही जनरल साइंस का क्वेश्चन रहेगा। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि बिजली से धातु चढ़ाना, जिसको आप गैल्वेनीकरण के नाम से जानते हैं, है ना, कि प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है। तो बिजली से धातु चढ़ाने यानी कि जो गैल्वेनीकरण की जो प्रक्रिया होता है, जो विधि होता है, उसमें लोहे पर क्या जम जाता है। ऑप्शन क्या आपका, तांबा है, तांबा तो नहीं रहेगा, टीन है, टीन भी आपका नहीं रहेगा, एल्युमिनियम भी नहीं रहेगा, ये रहेगा आपका जस्ता। गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वाइजिंग, ठीक है, एक जो है सुरक्षात्मक जो है जस्ता कोटिंग होता है जो स्टील या लोहे पर लगाने की एक प्रक्रिया होती है जिससे जंग को रोका जा सकता है। आप अगर यदि गैल्वेनीकरण किसी लोहे या फिर स्टील पर कर देते हैं तो उसमें जंग नहीं लगता है। सबसे आम तरीका होता है हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग। ठीक है, हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग होता है जिसमें पिघले हुए जस्ता होते हैं और वे वस्तु को जिस वस्तु के ऊपर लगाया जाता है उस वस्तु को उसमें डुबाया जाता है। और जिंक कोटिंग जब तक बरकरार रहती है वह जो है संक्षारक पदार्थों को अंतर्निहित स्टील या लोहे तक पहुंचने से रोकती है। तो कुल मिलाकर के सिंपल और सादा भाषा में कहा जाए कि गैल्वेनीकरण वह प्रक्रिया है, अगर यदि किसी लोहे या फिर स्टील में गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया को करते हैं तो उसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, सिंपल बात यही समझ लीजिए। अगला सवाल 92 नंबर है, आपका बायोलॉजी से सवाल है। लाल रक्त कोशिका यानी कि रेड ब्लड सेल को जो है खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो आरबीसी, आप इसको आरबीसी के नाम से भी जानते हैं, रेड ब्लड सेल। आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो 92 का आप आंसर करेंगे एरिथ्रोसाइट्स। क्या करेंगे, एरिथ्रोसाइट्स, यानी लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं जिसको आप कहते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स। ये दोनों को नाम को आप याद रखिएगा। 93 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है। जटिल पौष्टिकता स्तर कौन सा है, तो सही आंसर करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। क्या करेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र जो है जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सवाल आपका देखिए, एक्स किरण की खोज किसने किया था। जो एक्स किरणें जो है इसकी खोज जो है किसके द्वारा किया गया था, आप इसका आंसर करेंगे ऑप्शन ये WC रोंटजन, है ना। एक्सरे की जो खोज है 8 नवंबर 1895 को जर्मनी का एक जगह है वुर्जबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिसका नाम है विल्हेम कॉनरेड रोंटजन, ठीक है, तो इसको शॉर्ट में कहा जाता है WC रोंटजन। इसी के द्वारा इसकी खोज किया गया था। उन्होंने यह खोजा था, यह जो है अपनी प्रयोगशाला में कैथोड किरण ट्यूब के साथ कार्य करते हुए इसका खोज किया था, समझे। उसके बाद अगला सवाल है 95 नंबर, बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण क्या होता है। आप देखते होंगे कि जो बादल है, बादल क्या है, वायुमंडल में चलते रहते हैं, तैरते रहते हैं, है कि नहीं। तो ये जो वायुमंडल में तैरते रहते हैं बादल, इसका क्या कारण हो सकता है, तो इसका कारण है घनत्व। वाष्पीकरण के कारण जलवाष्प का निर्माण होता है और जलवाष्प का घनत्व जो है घटने के कारण यह हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है और इसी से बादलों का निर्माण होता है। और घनत्व कम होने के कारण ही बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। आप देखिएगा जो वर्षा का सब समय रहेगा ना, तो जो घने बादल रहते हैं वहाँ पे क्या हो जाती है, तुरंत वर्षा होना चालू हो जाती है। लेकिन जो घनत्व जिसका कम होता है वो क्या होते हैं, तैरते रहते हैं, यहाँ वहाँ तैरते रहते हैं, वो बरसते नहीं है कि नहीं, आप लोग देखे होंगे। अगला सवाल है 96, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना हो जाएगा। 96 का हो जाएगा 2 थीटा। जब आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाता है, समझे। और अगला सवाल है 97, प्रस्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति होती है। प्रस्रव जो ध्वनि है उसकी आवृत्ति कितनी होती है,
तो 97 का हम लोग करेंगे 20 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, क्या करेंगे 20 हर्ट्ज से अधिक। आंसर ऑप्शन ये, सॉरी 20,000 है ना, 20,000 हर्ट्ज से अधिक प्राप्तश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति होती है। उसके बाद अगला सवाल हमारा है 98 नंबर, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? थोड़ा सा रुकिएगा। 98 का ऑप्शन डी हम लोग कर देंगे, पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 99 नंबर, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? जो हैलोजन है इसमें सबसे अधिक क्रियाशील जो है वो कौन सी है? तो हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है फ्लोरीन। ऑप्शन ये आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद 100 नंबर का जो सवाल है आपका, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक नहीं होता है। जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो 100 नंबर का आपको करना है ऑक्सीजन। ग्रीन हाउस गैस में जो है भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है, और भूमंडलीय तापन जो है वर्तमान में संपूर्ण विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जो धरती जो गर्म हो रही है, इसके मुख्य घटक में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन गैस होते हैं, जबकि ऑक्सीजन इसमें शामिल नहीं होते हैं। 100 नंबर का सवाल देखिए, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से एक बहुलक है, किस चीज़ का? तो 101 का करेंगे आइसोप्रीन का। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ को एक वृक्ष के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है, और प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है, समझे। उसके बाद अगला सवाल है 102 नंबर। 102 नंबर का सवाल जो है आपका, कीट संवर्धन क्या होता है? कीट संवर्धन जो है वो क्या है? तो 102 नंबर का आप करेंगे ऑप्शन ये, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, इसी को कहा जाता है कीट संवर्धन। ठीक है, उसके बाद 103 नंबर का सवाल है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। मलेरिया के उपचार के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता था? सिनकोना का छाल को। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित कर दिया है वह कौन सा है? माने कि अब इसके जगह पर एक नया दवाई निकल गया है। ठीक है, इसको क्या किया? प्रतिस्थापित कर दिया। तो जो भी नया दवाई जो निकला इसका नाम क्या है? माने इसका क्या चीज़ को हम लोग प्रयोग करेंगे कि इसका उपचार हो जाएगा? तो इसको कहा जाता है क्लोरोक्विन। मलेरिया उपचार की प्राकृतिक औषधि जो कुनेन है, जो सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है, इस प्राकृतिक औषधि को क्लोरोक्विन नामक कृत्रिम औषधि ने लगभग प्रतिस्थापित कर ही दिया है ना। उसके बाद 104 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से निम्न के साथ में मिलाने से एजोला का अच्छा उर्वरक होता है। किसके साथ में मिलाएंगे क्या कि एजोला का अच्छा उर्वरक हो जाएगा? 104 नंबर का आपको आंसर करना है नील हरित शैवाल को। ठीक है, क्या करना है? नील हरित शैवाल इसका आंसर हो जाएगा। 105 नंबर सवाल है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति किस प्रकार की हो जाती है? 105 का डी, बढ़ जाती है। ठीक है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है, और रक्त में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहते हैं। रक्त में ऑक्सीजन की कमी यदि हो जाए तो उसको कहा जाता है हाइपोक्सिया। ठीक है, उसके बाद 106 नंबर, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया रक्त से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? 106 नंबर का आपको आंसर करना है गुर्दा। जब शरीर में यूरिया अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है तो इस रोग को यूरीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरीमिया। ठीक है, यूरीमिया कहा जाता है, और इस रोग की गंभीरता का अनुमान रुधिर यूरिया के मापन द्वारा लगाया जाता है। वैसी स्थिति में जब वृक्क समान रूप से उत्सर्जन कार्य नहीं कर पाता है तब डायलिसिस की आवश्यकता होती है, और इसके द्वारा रक्त से यूरिया को पृथक किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल जो आपका है 107 नंबर, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारा शरीर में नहीं होता है? अब निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है, कौन सा चीज़ है जिसका निर्माण हमारे बॉडी में नहीं होता है? तो 107 नंबर का आपको करना है विटामिन ए का। विटामिन रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं, वैसे यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। विटामिन के और विटामिन डी इसके अपवाद है। ठीक है, विटामिन के और विटामिन डी इसके सिर्फ अपवाद है। 108 नंबर सवाल है कि कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? लोहा, जस्ता, गंधक और मैंगनीज। सूक्ष्म तत्व कौन सा नहीं है? 108 नंबर का करिएगा सी, गंधक। ठीक है, उसके बाद देखिए 109 नंबर सवाल, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? 109 नंबर का क्या आपको आंसर करना है? ऑप्शन बी कर देना है, पुटिका के द्वारा।
एस्ट्रोजन जो है एक मादा हार्मोन, जनन हार्मोन है जो अंडाशय के ग्रेफियन फोलिक्स द्वारा स्रावित होता है और इसका स्रावन यौनारंभ से रजोनिवृत्ति तक होता है। और यह हार्मोन जो है यौन लाक्षणिक अंगों के विकास को प्रेरित करता है और इस हार्मोन की कमी से जनन क्षमता जो है वो हीन हो जाती है। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होती है? पुटी का आपको सही आंसर कर देना है। 110 नंबर सवाल है कि बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि, तो एक जो है ना बबल बेबी रोग बहुत प्रचलित है और ऐसा इसको क्यों कहा जाता है? 110 नंबर का आप कहेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, इसलिए इसको बबल बेबी रोग भी कहा जाता है। ठीक है, बहुचर्चित बबल बेबी रोग एक ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है और यह जो है एक अनुवांशिक रोग होता है जिसमें जन्म के समय से ही शिशु का प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? कार्य नहीं कर रहा होता है। समझे? तो यही आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपका टोटल 20 सवाल कंप्लीट हो जाता है। और ये वीडियो जो हमारा है डेली सुबह में 7 से 8 बजे के आसपास में आता है। तो अगर यदि आप डेली ये वीडियो को देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।